वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ ईरान को दी गई डेडलाइन में चंद घंटे बाकी हैं अमरीकी सदर की जानिब से, दूसरी तरफ वहाँ जो अमरीकी कांग्रेस विमेन हैं उन्होंने जो उनके पीट हेग्स हैं उनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक की बात कर दी है। ख़ुद अमरीकी सदर के मुआवजे की भी बात की जा रही है। ये बात करने का मकसद, इस बात को करने का मकसद ये था कि वहाँ दाखिली प्रेशर भी ट्रंप के ऊपर बहुत शदीद होता चला जा रहा है। ऐसे में अगर ईरान जो है वो चले, ये तो अपने पे हमला ना होने की यकीन दहानी की हद तक तो बात, लेकिन अगर गज़ा, लबनान और ये सारे मामलात, और आप नए हरमज़ बंद कर देंगे, आप नए बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे, हरमज़ खोलेंगे, तो ये कोई फिर किसी तरफ लगेगी बात, कोई आपको लगता है कि ये बात आगे बढ़ पाएगी? देखिए नौशाद साहब, जो नेगोशिएशंस होती है ना, उसके अंदर फिर कुछ लो और कुछ दो के लिए आपकी कोशिश होती है कि आप बहुत ज्यादा डिमांड करें ताकि उसके नतीजे में आपको कुछ पोटेंशियल या कुछ टेंजेबल चीजें आप अचीव कर सकें। बुनियादी तौर पर एक बात देखनी होगी हमें कि ईरान के पास अपना हरमुज बंद करने के अलावा चॉइस क्या थी। देखिए, ईरान को ऊपर से बमबारी की जा रही है, ईरान के ऊपर फौजें तो उतारी नहीं अमेरिका ने, ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि ईरान, यही वो मिस कैलकुलेशन थी इसराइल की, अमेरिका की और सबकी, कि जी ईरान ये किसी भी हालत में अपना हरमुज बंद नहीं करेगा, जबकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम सब कुछ करेंगे। देखिए, एक तरफ अमेरिका है जिसमें आज सदर ट्रंप से सवालात के दरमियान 3 सवाल किए गए कि क्या आप नहीं समझते कि आप जंगी जराइम कर रहे हैं, क्या आपकी ज़हनी सेहत के बारे में मुआवजे की तहरीक पेश नहीं होने जा रही। ये सदर ट्रंप के मुंह के ऊपर सवाल किए गए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और तीसरा सवाल यही किया गया कि क्या बच्चों पर हमला, क्या जो कुछ आप ईरान में स्कूलों के हवाले से कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ जो है ये जंगी जराइम और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी नहीं है। जिसके ऊपर उन्होंने डिटाई से जवाब दिया कि जी मैं ये करता रहूंगा। मकसद कहने का ये है कि हमें ये देखना होता है कि जब इतनी ज्यादा जंगी कवानीन और इखलाकी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, तो ईरान के पास अगर चॉइस के तौर पे सिर्फ आपने हरमुज ही थी, और उसके बाद आपने देखा कि अगर ये आपने हरमुज बंद ना करता तो शायद पूरी दुनिया इस जंग से लाताल्लुक ही रहती, जितनी मर्जी तबाही होती रहती। सो इसके अंदर जो पूरी दुनिया, फलस्तीन के अंदर होता रहा, नेटो, अमेरिका, सबका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, सबको स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई है, ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, तो ही दुनिया बात कर रही है कि इसको अमन की तरफ ले जाया जाए, सीज फायर की बात की जाए, और वरना तो वो इसराइली मकासद पूरे हो रहे थे। और एक और बात जो है वो लबनान के अंदर अभी तक 2500 जो है वो शहादतें हो चुकी हैं 36 दिनों में। 34 मुरब्बा किलोमीटर का वो इलाका जो बड़ा सेंसिटिव जनूबी लबनान का इलाका है, जिसके तहत वो एक्सपेंशन और ग्रेटर इसराइल को जोड़ते हैं, उस पे इसराइल ने कब्जा कर लिया है। 25 लाख लोग जो हैं अभी तक डिस्प्लेस, यानी कि वहां से मूव कर गए हैं। ये वो सूरत है जिसको मेरा ख्याल ये है कि अभी तक दुनिया के अंदर उस तरह से उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। ईरान जो है वो ये चाह रहा है कि इस सारे खित्ते के अंदर जो मामलात है इसराइल की दहशतगर्दी के, उसको वंस एंड ऑल सेटल किया जाए, ताकि एक बार ये जो बार बार हर 2 साल बाद जंग के बादल मंडलाते हैं। आपको याद है ट्रंप के पिछले दौरे हुकूमत में भी जंग जो है वो बिल्कुल इसी तरह सर पे आ गई थी। फिर उसके बाद सऊदी अरब ईरान की शुरू हुई, फिर इसराइल ने जो गजा में 2 साल में 1.5-2 लाख लोगों को शहीद किया। सो मैं ये समझता हूं कि अगर इस जंग के बाद, अगर इसके मुज़ाकरात के नतीजे में, जैसे फारूकी साहब ने कहा कि 6 महीने, साल, 2 साल लग गए, या जावेद इकबाल साहब कह रहे थे, एक बार इस मसले को फॉरएवर सेटल करने की बात की जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, मेरा जो सारा एनालिसिस है उसके अंदर एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये है कि ये पहला मौका है तारीख का, पहला मौका है कि इसराइल के साथ यूरोप नहीं खड़ा, इसराइल के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान नहीं खड़ा, इसराइल के साथ खुद अमेरिका की जो नई जनरेशन है वो नहीं खड़ी। वो ये समझती है कि अमेरिका जो इतनी बड़ी ताकत है वो इसराइल के हाथों उसकी प्रॉक्सी बन रहा है, और अमेरिका के जो सारी जो दौलत है और जो सारे जराए हैं, जो सारी माइट है, वो इसराइल जैसा छोटा मुल्क, वो जो चंद सेहूनी लॉबी है, वो इसको एक्सप्लॉइट करती है, इनके कंधे पे बंदूक रखती है, अमेरिका को दलदल में फंसाती है। सो मैं ये समझता हूं कि अगर इस सिचुएशन से ओवरऑल हम समझे कि जो एक्सपेंशन ऑफ इसराइल के प्रोजेक्ट है उसको, मेरा ख्याल है कि आज वक्त आ गया है कि वंस एंड ऑल सेटल करने की बात की जाए, ताकि एक तो सीज फायर हो और दुनिया मुस्तकिल अमन की तरफ जाए। जो खित्ता हमारा कभी इराक जंग देख रहा है, कभी सीरिया शाम में जंग देख रहा है, कभी यमन में जंग देख रहा है, कभी उधर जंग देख रहा है, गजा की हालत हो रही है, लबनान में ये हो रहा है,
ये सारा कुछ सेटल करने के लिए बड़ा जरूरी है कि अब दुनिया इसराइल को मुकम्मल तौर पर वो जो कहते हैं ना कि उसकी हैसियत में रखे और उसकी दो रियासती हल की तरफ जाए और मामले को हमेशा के लिए सेटल किया जाए। मेरा ख्याल है कि इसके बगैर देर पा अमन नामुमकिन है। ठीक है शाहजाद फारूकी साहब, ये जो पिक्चर पोर्ट्रे की है हामिद अल मशरकी साहब ने, ख्वाहिश तो की जा सकती है, उम्मीद भी की जा सकती है, लेकिन मैं आपसे इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये जो कुछ होता रहा फ़लस्तीन के अंदर, हमने देखा, सबने देखा, लबनान में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, एक अक़वाम मुत्तहिदा नामी इदारा भी है, वहाँ उसकी इस्लामती काउंसिल भी है, किसी और गैर जिसे कह लें कि मुस्लिम मुल्क के ऊपर को मामला ज़रा सा हो तो फ़ौरन फ़ौजें उतर आती हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया। तो आपको लगता है ये मुसलमान ममालिक आपस में लड़ के एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर, और अगर इस तरह की हालत के अंदर वो चीज़ें अचीव कर लेंगे जिनकी तरफ इशारा जो है हामिद अल मशरकी साहब कर रहे हैं, और क्या इसराइल ग्रेटर इसराइल के ऊपर जो अमल दरामद करने की कोशिश कर रहा है वो पीछे हट जाएगा, चाहे अमेरिका उसके साथ हो या ना हो? अच्छा, मैं बेसिकली बड़ा सादा सा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। ये जो उम्मत का कॉन्सेप्ट हम लेके फिर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक अब ये सिर्फ इकबाल की शायरी में रह गया है और किताबों में रह गया है। बाकी उम्मत वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो भले आप उसको लेके फिरते रहें। ये हमने जो जलालत ली है वो इसी तरह से ली है कि हम सब टुकड़ियों में बट गए हैं, और हर कोई, और सच्ची बात है, हर रियासत जो है वो अपने मुफादात के तहत कोई भी फैसला किया करती है। तो हम सादा हैं, और जो मीर जो है वो अमेरिका है, और अतार का लौंडा आपको पता है कि कौन है, और वही इस सारे खेल के पीछे मास्टरमाइंड है। और उसका पर्पस यही था कि ये किसी तरह से ईरान का मामला, चूंकि और उसको कोई इस वक्त चैलेंज है नहीं, पाकिस्तान और ईरान दो चैलेंज है उसके साथ। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत खूबसूरती से ये बताया कि इसको इतना सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए जो सऊदी अरब पर है। मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और लेकिन उसके साथ साथ मैं मुझे बशरकी साहब के साथ भी बिल्कुल, ये चूंकि मेरा राब्ता कट गया, वरना मैं इसी तरफ आने वाला था कि आप इराक में जाते हैं और कहते हैं कि जनाब इधर वसी पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार हैं तो हम उसको ढूंढने आए हैं। उसके बाद आप लीबिया में जाते हैं, ऐसी की तैसी कर देते हैं। उसके बाद आप जो है वो कहीं और चले जाते हैं, फिर आप उनका सदर उठा के ले आते हैं वेनेजुएला का। तो आप तो अब आप ईरान का क्या कसूर, क्या है, गलती क्या है, क्या मतलब उससे क्या मांग रहे हैं आप? एक 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 स्टेट है जिसकी अपनी सालमियत है, उसका अपना सारा कुछ निज़ाम है। आपने एक फैसला किया और उसके तहत आप चढ़ दौड़े। कल को खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर ऐसा वक्त आ जाए या किसी और मुल्क पे आ जाए, तो आपको ये इसको बतौर प्रिंसिपल तो सेटल नहीं होने देना कि आप मुंह उठाएंगे और किसी भी मुल्क के अंदर चले जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। ये तो शाहजाद फारूकी साहब ये तो हो रहा है ना, आपने खुद तमाम मिसालें दी हैं, वो आप शुरू हो जाएं कहाँ से, इराक से कुवैत पहले है, इराक के बाद शाम है, शाम के बाद लीबिया है, लीबिया, ये तो एक पूरी सीरीज चल रही है, और ये कहीं ना कहीं ग्रेटर इसराइल से जुड़ी हुई है। इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन रोकना तो चाहिए ना कहीं ना कहीं। ईरान का जो मसला है कि ईरान के हिसाब से जो डीलिंग बनेगी, ईरान अपनी हद तक डिमांड्स कोई मेरा ख्याल है कुछ मीट कर पाएगा अमेरिका के साथ, और कोई ना कोई सेटलमेंट बनेगी। अगर हम ये सोचे कि लिबनान को भी सेटल करना है, फलस्तीन को भी सेटल करना है, तो फिर ये कहानी जो है ना, वो कहते हैं ना कि मैं फिर ना ही समझा तो वो फिर ना वाली कहानी है। अब आप देखिए कि अगर इसराइल में ये फैसला हो गया है कि उन्होंने फलस्तीनियों को फांसी देनी है, बैरूत जो किसी जमाने में मगरब का सबसे पसंदीदा छुट्टियों का स्पॉट हुआ करता था, आपने उसको आज एक जंगजदा सेबजदा इलाका बना दिया है। तो मुसलमानों को इस तरह से इन्होंने पीसते रहना है। मशरकी तैमूर की दफा आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और होती है, अक़वाम मुत्तहिदा भी कहीं और होता है, बाकी सारे स्टेक होल्डर भी कहीं और होते हैं। तो ऐसी सूरत में ईरान के पास कोई चॉइस नहीं था। तो मैं ये समझता हूं कि ईरान के पास जो चॉइसेस हैं वो उसी में से ही खेलते रहेंगे। हम भले उसको बुरा कहें, हम उसको हमारे लिए ये वो सूदमंद ना हो, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है और उनके पास ऑप्शन क्या है, और उन्होंने इससे पहले अमेरिका का क्या देख रखा है। अब अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, जूद या बदीर। मुझे लगता है कि अगले राउंड में इसराइल ही रह जाएगा। अगर इसराइल नहीं मानता तो उसके बाद इसराइल और ईरान रह जाएंगे, वो आपस में फिर जो उनकी तय पटास है वो चलती रहेगी। लेकिन अमेरिका मुझे मुस्तकबिल करीब में माइनस हो जाएगा इसमें से, गो के उसके लिए बड़ा प्रेशर होगा सदर के ऊपर। वो जो जाइनिस्ट और वो जो
इंतहापसंद लॉबी है योगियों की, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अमेरिका को इस मंजर में से निकलना पड़ेगा और अल्टीमेटली ईरान और इसराइल आमने सामने रहेंगे। ठीक है अमजद साहब, ये जो बात की जा रही है कि ठीक है ईरान की ये मजबूरी है, ये सबको समझ आती है, मुसल्लत हुई है उस पर जंग, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब जो सिनारियो अभी शहजाद साहब ने कहा है कि अमेरिका इसमें से निकल जाएगा, आपको लगता है कि अमेरिका वाकईतन इसमें से निकल जाएगा इसराइल के इस सारे मामले के अंदर से? क्योंकि अभी तक, कल तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो द वे ही वाज टॉकिंग, मतलब यूएस प्रेसिडेंट जिस तरह से बात कर रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर कट ये बता रहा था कि मैं इसराइल की पुष्ट पे खड़ा हूँ और वो आइंदा भी शायद खड़े रहेंगे। वैसे मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है वो किसी नॉर्मल इंसान की प्रेस ब्रीफिंग थी? ये बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है। ये तो मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूं ना, उनके दिमागी वो तो उनकी दिमागी सेहत के ऊपर भी कह रहे हैं कि मामला अच्छा, जो है ना वो सोच रहे हैं। क्यों हुई? वो तो सवाल भी हुआ है उनसे कि आपकी दिमागी सेहत जो है उसके ऊपर भी अब उंगलियां उठ रही हैं, तो आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक है अपनी जगह, ये अब एक साइड पे, मतलब ये ठीक है आपकी डिबेट, बट द पॉइंट इज कि वो आपको या दूसरे सूरत में कह रहे क्या अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही से बाज आ सकता है, पीछे हट सकता है? अच्छा, मैं ये इसी वजह से सवाल ये कर रहा था कि ये देखिए बात ये है कि वो ये नहीं है कि वो एक दिमागी किसी मर्ज में मुब्तला था तो उसने ये हमला कर दिया। उसने सोच समझ कर हमला किया, बाकी लोगों से मशवरा करके, इसराइल का प्रेशर भी हो सकता है, उसने उसकी मुशावरत भी बाकी लोगों से, उसने हमला तो कर दिया। हाँ। अब जो कुछ उसके नतायज आ रहे हैं सामने, नो डाउट कि ईरान में बड़ी तबाही हुई, हाँ। बहुत तबाही हो रही है, और लेकिन उसका जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया, चाहे उसने हुर्मुज़ बंद करके दिया या बाकी मुल्कों के ऊपर, इसराइल के ऊपर, आज भी इसराइल के ऊपर उसके वो तीनों उसके जो डिफेंस सिस्टम से उसको ब्रेक करके वो ईरानी मिसाइल वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो मामला ये है कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है, मुझे तो जो लगता है उसकी दिमागी जो पोजीशन है इस वक्त, वो एक उसकी फ्रस्ट्रेशन है कि उसकी वो तवक्को से ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, और वो नुकसान ना सिर्फ उसके माली नुकसान है ना, बल्कि उसके सफारती, पूरी दुनिया में वो अकेला है। मैंने पहले भी वो बात की थी, इस वक्त वो पूरी दुनिया में तनहा नजर आता है। अब वो निकलना इसलिए चाहेगा कि अंदर से, हम बार बार बात करते हैं कि जो इलेक्शन है उसके, ये 3 नवंबर को इलेक्शन है वहां पे, और उसकी मिड टर्म इलेक्शन है, और वो बहुत कुछ उसके ऊपर अगले 2 साल उसके ऊपर बेस करते हैं, और उसमें उसको शिकस्त नजर आ रही है। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी उसकी जो है वो 32% के करीब चली गई हुई है। मामला ये है कि अब जिस मुल्क के अंदर 68% लोग आपके खिलाफ हों, तो आप कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं? तो फिर अगले 2 साल आप कैसे निकालेंगे? और मुआवजे की बात आपने खुद की, आज उसके वजीर जंग के खिलाफ एक रुकन ने वो फाइल कर दिया उसने, अच्छा। ठीक है, उसने वहां पे दे दी, ठीक है ना, और वो दे दी। अब वो ट्रंप के खिलाफ भी वो इस तरह की एक लाइन है ना, एक आपको नजर आ रहा है कि ये हो सकता है ऐसा। अब इस सारे सिलसिले से निकलने की जो बात यही है कि वो इस मसले से निकलना अपने आप को कैसे चाहता है। वो चाहता है कि जी कि मैं कुछ ना कुछ दिखा के मैं, उसने फर्ज करें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रात की, जो बड़ा इंतजार था 10 बजे ये करेंगे वो करेंगे, उसमें स्वाय इसके कि उन्होंने अपने एक एहलकार को, जो कर्नल रैंक का उनका, वो बताया उन्होंने खुद कि जी कि वो उसको रेस्क्यू किया उन्होंने। उसके अलावा क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उसके जी हमारी इतने फौजी गए, हमने दोस्तों हॉलीवुड की फिल्म की तरह, ठीक है ना, कि जी इतने ये गए वो गए, लेकिन उसमें भी एक शख्स की खातिर कितनी जिंदगी को स्टेक पे लगाया गया, और 2 त्यारे, और नुकसान कितना हुआ, नुकसान कितना करवाया उसने। आप ये अंदाजा करें कि एक सदर, अमेरिका का सदर, दुनिया की सुपर पावर इस वक्त, जो हम कहते रहे हैं आज से पहले तक, वो उसका सदर, और आज उसके के बाद नहीं आप कहेंगे? नहीं, आज के बाद मैं तो इस वक्त भी नहीं उसको कहने को तैयार, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन नजर आ रही है इसमें, ये हम पहले भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि यूनिपोलर और मल्टीपोलर की कई दफा ये बात की। अब ये नई दुनिया अब बनती नजर आ रही है। इसमें अमेरिका इस वक्त तनहा नजर आ रहा है आपको, और वो ट्रंप की वजह से ये सारा। चाहे आप देखिए कि ग्रीनलैंड से उसने पीछे नहीं हटा, पीछे हटा उसके, नहीं, ग्रीनलैंड को छोड़ा उसने, ठीक है, ये ट्रंप हटा पीछे, यूरोप डट गया उसके ऊपर कि जी कि ये नहीं हो सकेगा। अभी यहां से भी उसने पीछे हटना, सिर्फ उसको फेस सेविंग चाहिए। इस वक्त जो है वो तबाही, उसके पास बड़े हथियार हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हथियार पहले उसने कम फेंके हैं? कितने को 20-22 हजार तो वो उसने बंकर बस्टर भी लगा दिया, लगा दिए। मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा था कि जो आगे वाला आने वाला मंजरनामा है, उसमें ये जितने मुल्क हैं हमारे खलीज के, मुसलमान मुल्क उनको कह लें, या इस खित्ते के मुल्क जितने भी हैं, वो एक नया, उसमें मुझे तो नजर आ रहा है कि जी कि ट्रंप हमारी या अमेरिका हमारी हिफाजत नहीं कर सकता।
इसलिए हमें क्या ज़रूरत है हम उनको एक महाना देते रहें या बता देते रहें, या उनको हम ये ट्रिलियंस डॉलर के हम उनको पैसे दें, जब वो आए दौरे के ऊपर तो सलामी पेश करें। 3 ट्रिलियन डॉलर की उनको सलामी हुई थी यहाँ पे, तो वो किस लिए हम पे उनको करते हैं? तो हम यहाँ पे कोई अपना लोकल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। और वो जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप उसको कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि उसमें ये यूनिपोलर पे जा रहे हैं आप और नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। नहीं, वो आपकी उसमें वो अमेरिका मुझे नजर नहीं आता उसमें। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो मैंने इस सारे प्रोसेस में जब हम डिबेट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त अमेरिका की जगह लेने के लिए कौन तैयार है, क्योंकि चीन 2050 तक किसी मामले के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। सो ये भी चीन की पॉलिसी ये है कि वो आपको नहीं छोड़ा जा सकता सुपर पावर। नहीं नौशाद साहब, तो अपने जगह देनी क्यों है? मुझे ये बताइए कि नहीं, कुदरत अपने फैसले खुद करती है, खुद करें सर, खुद करें फैसले सर। ये अच्छा ठीक है भाई, ये इस पे कल इंशाल्लाह अपना इत्तेहाद अपने खुद बनाए, अपना डिफेंस खुद करें। ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पिछले 70 साल का अरेंजमेंट हमारे पास था, क्या वो, एक तो पहली बात यह है कि वो अरेंजमेंट खत्म होने जा रहा है। अगर खत्म होने जा रहा है तो नया अरेंजमेंट क्या है, इस सारे के ऊपर हम डिबेट करते हैं। यूनिपोलर से मल्टीपोलर या मल्टीपोलर जो सिचुएशन है हमारे सामने बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, और उसमें जो इत्तेहाद सामने नजर आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम या नॉन मुस्लिम के अलावा भी बहुत सारे जिसे कह लीजिए कि इत्तेहाद बन सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल हम नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। मैं अमजद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपका शुक्रिया, हामिद मशरकी साहब और शाहजाद फारूकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।